जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 13 के बारे में। यानी कि इस सेशन के अंदर जो आज की क्लास आने वाली है, इसमें हम पार्ट नंबर 13 को आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आप में से जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और पार्ट नंबर 13 को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के लिए 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज, उसका है ये पार्ट नंबर 13, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 12 तक ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं। अगर उन्हें भी आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, उनकी मदद से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए किस प्रकार के लाए हुए हैं। और एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि अगर आप इस सीरीज के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं और अब आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अगर आप ये जो मेरी सीरीज चल रही है इसको पूरा लगाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 25 में 25 नंबर लाने वाले हैं अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि इस सीरीज में आपको मिलने वाली है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर के साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, आपके बार बार जो रिपीट होते क्वेश्चन हैं, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न पर। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सूतकांगेडोर सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल वर्तमान में स्थित है। यानी तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था जिसे हम सूतकांगेडोर के नाम से जानते हैं, यह वर्तमान में किस देश में स्थित है। ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद अफगानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है भारत। तो अगर सूतकांगेडोर सिंधु सभ्यता के स्थल की बात की जाए तो ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले जो आपका सूतकांगेडोर है यह पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, आप दोनों पॉइंटों को याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। अब बात आती है सिखों के गुरुओं की, तो इनके कुल 10 गुरु हुए हैं, जिनमें सिख धर्म के जो प्रथम और जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी वो आपके थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंतिम गुरु थे वो आपके थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और यही आपके गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो आपका खालसा पंथ है इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में जो की गई थी वो की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास जो हमारे थे ये सिखों के तीसरे गुरु थे। किस नंबर के थे? तीसरे नंबर के गुरु थे। और इन्हीं गुरु अमरदास जी को ही अकबर के द्वारा कुछ जमीन भेंट की गई थी। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, और इन्हीं गुरु अर्जुन देव ने ही जो आपका आदि ग्रंथ है इस ग्रंथ की रचना भी की थी। तो अगर आपसे पूछे आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा की गई थी। अब बात इस प्रश्न में की गई है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 एग्ज़ाम की, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार लें ताकि आपके पास इसी तरीके की जो सीरीज है ये आपके पास लगातार आ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
कह रहा है मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बात आती है मुगल वंश की। तो मुगल वंश से पहले जो दिल्ली सल्तनत पर जो राज्य कर रहे थे वो कर रहे थे लोधी वंश। कौन कर रहे थे? लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और जो बाबर था, इसके मध्य में आपके 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। और इसके बाद से ही दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का अंत होता है और मुगल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। अब इस प्रश्न में बात की गई है बंगाल विभाजन की, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 जो आपका एग्जाम आने वाला है, तो एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के एग्जाम की बात कर लें, एयरफोर्स एग्जाम की बात कर लें, सभी में कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। बस आपसे जो क्वेश्चन है वो आपसे इसी तरीके के बदल बदल कर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका जो बंगाल विभाजन है वो हुआ कब था, जब आपका बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन थे, इसके बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सभी प्रश्न इसी प्रश्न में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 1905 ईस्वी को। कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। और इसी बंगाल विभाजन के बाद से ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसे बाद में बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसके बाद में सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अब इस प्रश्न में बात की गई है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो आपका बंगाल विभाजन जो हुआ था ये हमारे लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के समय में हुआ था, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपका एनडीए में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पुस्तक नील दर्पण। तो ये जो पुस्तक है ये आपकी जो लिखी गई है, वो लिखने वाले जो इसके लेखक हैं वो है दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है संविधान में उल्लेखित 7वीं अनुसूची का संबंध है। तो पहले तो हम बात करते हैं संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों के बारे में। तो जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें जो टोटल अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8। कितनी थी? 8। अगर वर्तमान में हम बात कर लें तो वर्तमान में जो हमारे संविधान में वर्णित अनुसूचियां हैं वो है हमारी 12। कितनी है? 12। अब हम जितनी भी अनुसूचियां हैं आपकी 12, सभी के बारे में बात करते हैं कि किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, क्योंकि ये अनुसूचियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप शुरुआत से लेकर जितनी भी 12 हैं आप सबको नोट कर सकते हैं, हम आपको स्टार्टिंग से लिखाते हैं। बात करेंगे अनुसूची नंबर 1 की। तो इसमें हमारे जो राज्य और केंद्र शासित राज्य है इनके बारे में बताया गया है। अनुसूची नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें जो वेतन और भत्ते का बंटवारा है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारी अनुसूची नंबर 3 है इसमें जो शपथ जो लेने का कार्य किया जाता है वो इसमें बताया गया है। इसके बाद अनुसूची नंबर अगर 4 की बात की जाए तो इसमें जो 1971 में हमारे राज्यसभा सीटों का जो आवंटन किया गया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अनुसूची नंबर 5 की बात की जाए तो यहाँ पर एससी और एसटी एक्ट के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम अनुसूची नंबर 6 की बात करें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अनुसूची आपसे कई बार पूछी गई है। तो अनुसूची नंबर 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया है। अब बात आती है कि पूर्वोत्तर राज्य हमारे हैं कौन से। तो इसको आप एक ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने इनको याद किया हुआ है। तो आप याद कर लीजिएगा ATM स्क्वायर।
क्या याद करेंगे? एटीएम स्क्वायर। ए से हमारा असम हो जाएगा, टी से हमारा त्रिपुरा हो जाएगा और 2 एम बनेंगे, एक से हमारा मिजोरम हो जाएगा और एक से हमारा मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 4 हमारे प्रदेश हैं उनको पूर्वोत्तर राज्यों के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम अनुसूची नंबर 7 की बात कर लें तो अनुसूची नंबर 7 में जो हमारी सूचियां रखी गई हैं यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनको रखा गया है। अगर हम अनुसूची नंबर 8 की बात करें तो इसमें हमारे भाषाओं को रखा गया है। अगर मूल संविधान में हम भाषाओं की बात करें तब हमारी 14 थी। अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में हमारी 22 भाषाओं का जिक्र किया जाता है हमारे अनुसूची नंबर 8 में। वहीं अगर हम अनुसूची नंबर 9 की बात कर लें तो अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार को रखा गया है। अनुसूची नंबर 10 की बात की जाए तो अनुसूची नंबर 10 में दल बदल कानून की घोषणा की गई है। वहीं अगर हम अनुसूची नंबर 11 की बात कर लें तो इसमें पंचायती राज्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद अंतिम और 12वीं अनुसूची के बारे में बात की जाए तो इसमें नगरीय स्थानीय जो स्वशासन है उसके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आपकी जो 12 अनुसूची हैं इनको आप याद रख सकते हैं। आपसे अनुसूचियां पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब इस प्रश्न में बात की गई थी 7वीं अनुसूची के बारे में। तो 7वीं जो हमारी अनुसूची है इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान में, इसका हमारा संबंध है, इसमें से ऑप्शन से नहीं दे रखा है तो आप लिख सकते हैं। इसमें सूचियों के बारे में बताया गया है जिसमें राज्य सूची रखी गई है, संघ सूची रखी गई है और समवर्ती सूची रखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है केंद्र और राज्य। तो अभी मैंने आपको बताया था तो उनको आप याद रख सकते हैं कि केंद्र और राज्य का संबंध किस अनुसूची से है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। बात आती है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसका जो गठन होता है वो होता है 31 जनवरी सन 1992 में। कब किया जाता है? 31 जनवरी सन 1992 में। और इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई जाती हैं वो हमारी बनाई जाती हैं, उनका नाम आप नोट कर सकते हैं, उनका नाम है जयंती पटनायक। क्या है? जयंती पटनायक। अगर हम वर्तमान में बात कर लें तो वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है हरे रंग का ग्रह किसको कहा जाता है। तो बात आती है हरे रंग का ग्रह के बारे में। तो ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है वरुण ग्रह को। किसको कहा जाता है? वरुण ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है अरुण। तो अरुण जो हमारा ग्रह है इसको लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया है आइनू जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है। आपसे जनजातियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है क्योंकि ये आपका प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया है। बात आई है आइनू जनजाति की। तो ये जो जनजाति है यह मुख्य रूप से जापान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस प्रश्न में बात की गई है जापान की। तो जापान की अगर हम राजधानी की बात कर ले तो वो हो जाएगी टोक्यो। तो अभी हाल ही में जो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में जो हमारे 32वें ओलंपिक हुए थे ये हमारे टोक्यो में ही हुए थे और यहाँ पर भारत ने 7 पदक जीतकर 48वां स्थान बनाया हुआ था और पहला स्थान अमेरिका को मिला था। तो जापान को इस टोक्यो ओलंपिक में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जापान की अगर हम मुद्रा की बात कर लें तो वो येन हो जाएगी। अगर यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात कर लें तो वो हो जाएंगे योशिहिदा सुगा। और योशिहिदा सुगा से पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो थे शिंजो अबे। शिंजो अबे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 26 जनवरी को इन्हें जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे नवाजा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है।
बात आती है उत्तर पूर्व रेलवे मुख्यालय की। तो अगर हम बात कर लें वर्तमान में भारत में जितने भी रेलवे जोन के मुख्यालय बनाए गए हैं वो टोटल हैं कितने, तब वो हो जाएंगे 18। जो अंतिम और बना है वो हमारा बना है विशाखापत्तनम, और 17वां जो बनाया गया था वो कलकत्ता मेट्रो को बनाया गया था। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, पूछ रहा है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय, तो वो हो जाएगा गोरखपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कोलकाता, तो कोलकाता में बात कर लें तो यहाँ पर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो लिखा हुआ है बिलासपुर, तो बिलासपुर में साउथ ईस्ट और मिडिल का जो यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य जो रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम में दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की जो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी वो की गई थी 1 फरवरी 2018 को, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 23 सितंबर 2018 से। और इसकी शुरुआत होती कहाँ से है, अगर ये आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा झारखंड के रांची जिले से 23 सितंबर आपके 2018 से इसकी शुरुआत की जाती है आयुष्मान भारत योजना की। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 फरवरी 2018। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो वीडियो को अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और जो भी इस सीरीज के साथ में आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं वो इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनके पास शेयर एक बार जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है नाबार्ड बैंक की स्थापना के लिए किस समिति का गठन हुआ था। नाबार्ड बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। कब होती है, 12 जुलाई 1982 को। और इस नाबार्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है मुंबई में। कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। और इस बैंक को बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग को हम जो जानते हैं वो जानते हैं शिवरमन आयोग के नाम से। किस नाम से, शिवरमन आयोग के नाम से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो हमारे बचे हुए हैं ऑप्शन उनकी बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग की बात करें तो ये जो हमारा आयोग गठित किया गया था वो राज्यों को पुनर्गठन के लिए इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है कोठारी समिति। तो कोठारी समिति की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा में सुधार यानी शैक्षिक सुधार के लिए जो आयोग गठित किया गया था उसको कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है मल्होत्रा आयोग। तो मल्होत्रा आयोग का जो गठन किया गया था वो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। बात आती है यूनेस्को की। तो यूनेस्को की अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1946 में, और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे आसियान का हेडक्वार्टर पूछ लेता तब वो हो जाता जकार्ता में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अजंता की गुफाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं इनका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15। अब जो दो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कह रहा है वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन हैं। तो कर्नाटक के जो वर्तमान में राज्यपाल गठित किए गए हैं वो बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत। कौन बनाए गए हैं, थावरचंद गहलोत। और यहाँ के यानी कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी चेंज हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं बसराज बोम्मई। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए
बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न की। कह रहा है मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का मई महीने का अवार्ड जो दिया गया है वो बांग्लादेश के गेंदबाज मुशफिकुर रहीम को दिया गया है। जब इसकी शुरुआत जनवरी से होती है तो जनवरी में जो इसका पहला पुरस्कार दिया जाता है वो भारत के खिलाड़ी ऋषभ पंत को दिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मई महीने का मुशफिकुर रहीम को दिया गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 16 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। आपको डिस्कशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा, ताकि हम इस प्रकार से जल्द आपके लिए पार्ट नंबर जो आपका 14 आना है, उसके बाद 15, 16 इस प्रकार से जो आपके पार्ट आने हैं वो जल्द से जल्द आपके लिए ला सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आप आए हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सभी भाइयों को जय हिंद।